लेकिन सरकार है कि एग्जाम तक नहीं टाइम से करवाती है, ज्वाइनिंग लेटर तो कहाँ देगी जब एग्जाम ही नहीं करवा रही है। और ये हाल है कि मतलब डेट आते आते रुक जाती है, फिर डेट बढ़ा दी जाती है, फिर उसमें भी देखो टाल मटोल कर रही है, पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, कुछ समझ में ही नहीं आता कि मंशा क्या है, आयोग की क्या मंशा है। ये और सही, जब इतने साल इंतजार कर लिया बच्चों ने तो 1-2 महीने और सही, लेकिन अब उसमें भी लाले पड़े हैं, उसमें भी नहीं एग्जाम करवाने के इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा। जुलाई में स्कूल भी खुल जाएंगे बच्चों के, स्कूल और टीचर भी सारे बेस्ट हो जाएंगे, तो कहाँ से मतलब कैसे कर पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कर रही है आयोग, क्या कर रही है सरकार कर रही है, और कितने रिटायर हो गए हैं टीचर इन बीच में, वैकेंसियां कितनी खाली पड़ी हैं, लेकिन कोई मतलब इसका कोई वो नहीं है, क्या ही कहा जाए। खैर चलिए, आप लोग तैयारी करते रहिए, आप लोग होपलेस मत होइए, आप तैयारी अपनी पक्की रखिए। जब 2 साल से कर रहे हैं तो अब और कुछ दिन सही, अब करते रहिए, 2-3 महीने और देख लीजिए, होगा तो है। खैर 2025 में फाइनली एग्जाम करवाएंगे, कैसे भी करवाएं। हाँ, एग्जाम करवाने के बाद फिर को ये लटका दें, फिर को उसमें कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाए, या आयोग द्वारा ये क्वेश्चन सही नहीं हो, क्वेश्चन उसमें बच्चे लटक जाए, रिजल्ट आने में लटक जाए, फिर ज्वाइनिंग लेटर आने में, मतलब कि बहुत बहुत ज्यादा इंतजार हो गया। 2 साल मतलब बहुत होते हैं, 2 साल, तीसरा साल भी बीत ही जाएगा। आई थिंक 2022 में फार्म भरा गया था, 2022 पूरा बीत गया, 2023 पूरा बीत गया, 2024 माना जाए तो 3 साल पूरा है ना 3 साल पूरा तो 2.5 साल तो हो ही हो गए। और ये तीसरा भी चल ही रहा, 2025 भी देखो कितने महीने गुजर गए इसमें भी। अब इसमें भी मार्च अप्रैल मई में भी नहीं होगा, जून जुलाई 6-7 महीने 8 महीने इसमें भी गुजर जाएंगे। अब इसमें भी देखो कब तक होता है कब तक नहीं होता है, हो जाए तो भी अच्छी बात है फाइनली। और देखो हमारा काम है आपको वो करना, मतलब एक तरह से सतर्क करना, ये नहीं कि हम आपको मनोबल नहीं तोड़ रहे हैं, मनोबल बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। आप लोग तैयारी करते रहिए, एग्जाम की डेट क्या पता इन्होंने बोला है 1 महीने बाद, तो क्या पता अचानक से ले लें, ये भी नहीं है कुछ की कहा जा सकता, इन्होंने अचानक से डेट रख दें, है कि नहीं, तो वो भी हो सकता है। तो कुछ कोई बड़ी बात नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप बिल्कुल तैयारी अपनी अच्छी रखिए, एग्जाम होगा, फाइनली होगा 2025 में, लास्ट तक तो होगा ही होगा। फिर उसके बाद तो चुनाव होंगे, फिर ये करेंगे क्या। और वैसे भी इन्होंने 3-4 साल में तो कुछ किया ही नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं, है ना। और आप लोग अपनी तैयारी सही रखिए, बिल्कुल भी होपलेस मत होइए, बिल्कुल भी मनोबल मत तोड़िए। हम इसी वाक्य के साथ अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। क्या करें यार, मेरा भी मन हो रहा था, मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बना के डालें। मैंने कहा क्या ही डालें, कुछ अच्छी खबर हो, गुड न्यूज़ हो, तो थोड़ा अच्छा लगता है बताने में, बच्चों को थोड़ा सा और मतलब एक उत्साह होती है। लेकिन बच्चे बताओ क्या ही बताएं, हम एग्जाम की डेट आगे 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 बढ़ती चली जा रही है, तो किस खुशी से बताएं, है ना। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे यार। एग्जाम की डेट को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा। आपने सुना ही होगा न्यूज कि कल परसों से 2-3 दिन से न्यूज आ रही है कि फिर डेट बढ़ा दी गई, या डेट बढ़ा क्या मतलब कुछ पता ही नहीं है। पहले ये हो रहा था कि चलो मई में हो जाएगी, लेकिन मई से हटा के मई जून में हो जाता तो अच्छा ही होता, क्योंकि देखो मई जून में क्या है ना कि एग्जाम भी नहीं होते, स्कूल भी नहीं खुलते हैं, किसी बच्चों के मतलब सब बंद रहते हैं, तो स्कूल में और टीचर भी मतलब सब कुछ व्यवस्था अच्छी हो सकती थी, अवेलेबल था सब कुछ। लेकिन पता नहीं सरकार की मंशा क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आयोग क्या चाहता है, एग्जाम हो नहीं पा रहा है। 2022 वाली जो टीजीटी का, इसमें जैसे लग रहा है ग्रहण लगा हुआ है, पता नहीं कब होगा एग्जाम। पहले ये हो रहा था कि होगा होगा होगा, चलो पीजीटी का तो डेट आगे, चलो उसका तो करवा रहे हैं। अब वो भी देखो अगर हो जाए अच्छे से सफल तरीके से तो सही बात है। और अब पीजीटी का लटका हुआ है, पहले ये हुआ मई में हटा के फिर जुलाई में, फिर जुलाई में हुआ कि चलो 21-22 जुलाई को हो जाएगा, उसमें भी अब आफत आ गई, उसमें भी अपने 21 जुलाई को भी नहीं करेंगे। जुलाई में तो देखो भाई स्कूल खुल जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ कहा नहीं जा सकता, अचानक ले लें तो भी दिक्कत है। ये अब ऐसे ना क्या है ना, तैयारी करने वाले बच्चे थोड़ा होपलेस हो जाते हैं तैयारी करते करते। अब सोचो जो बाहर रह रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम कितनी दिक्कत है, तो सब कुछ सोचना पड़ता है। लेकिन 4 साल हो गए, मतलब 4 ही साल हो जाएंगे अगर 2025 में नहीं होगा तब। वैसे आप लोग तैयारी सही से कर रहे होंगे। मैंने उस दिन क्वेश्चन करवा दिया था, 40 तक करवाया था, आई थिंक 41 तक करवाया था। मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही थी, तो बीच में मैंने रोक दिया था क्लास, और उसके आगे का मैं आज करवा रही हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने बीच में रोक दिया था। पूरा करवाना था मुझे, 60 तक था पूरा क्वेश्चन, लेकिन फिर मैं करवा नहीं पाई किसी कारण, बस मुझे लगा कि रोकना ही अच्छा रहेगा, वरना तबीयत सही नहीं दिख रही थी, तो इसलिए हमने रोक दिया था बीच में, उसके लिए सॉरी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं उसके आगे का जो है, ठीक है। माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। और आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें, और कमेंट भी किया करें, बताया करें कि कैसे है हमारी क्लास, कैसे लग रही है, कैसे नहीं लग रही है। और जो भी आपके भी कुछ सजेशन हो, कुछ सुझाव हो, तो वो भी बताया करें। आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी बताएं, तो हम उस टॉपिक पे ले आएंगे क्वेश्चन बना के, हैं। तो अपनी भी राय दिया करें, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो चलिए, कौन कौन लाइक करता है, कौन कौन सब्सक्राइब करता है, ये हमें सब पता चल जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि हमें पता नहीं चलता, हमें हमारे चैनल पे सब पता चलता है। बस यही है कि आप लोगों को कहना देखो मेरा फर्ज है, आप लोग करो ना करो ये बात अलग की है, पर करना चाहिए। देखो आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से ला रहे हैं, क्लासें बना रहे हैं, तो सोचना तो चाहिए कि देखो इंसान इतना कुछ कर रहा है। वही हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए। पहला क्वेश्चन है, ICMR किससे संबंधित है। ICMR किससे संबंधित, आई थिंक मैंने ये वाला शायद क्वेश्चन करवा दिया था, लेकिन चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो ICMR किससे संबंधित है। नंबर 1 है, ए है, ए है उपभोक्ता संरक्षण से,
फैशन उद्योग से, चिकित्सा अनुसंधान से, बाल विकास से। तो ICMR किससे संबंधित है? ये है चिकित्सा अनुसंधान से। किससे है? चिकित्सा अनुसंधान से, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च, जो चिकित्सा अनुसंधान या दवाइयों वगैरह से संबंधित कार्य करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निन निन का मुख्य कार्य है। निन का क्या कार्य है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इसका मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा नीति बनाना, पोषण से संबंधित अनुसंधान करना, खाद्य कानून बनाना, महिला सुरक्षा। तो निन क्या है? पोषण से संबंधित अनुसंधान। जाहिर सी बात है, इसमें लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन, है ना, पोषण से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CPA पहली बार कब लागू किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CPA पहली बार कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया था? 1970 में, 1986 में, 1999 में, 2005 में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कब लागू हुआ था? 1986 में, 1986 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ISI मार्क का प्रयोग होता है। ISI मार्क का प्रयोग होता है कृषि फसलों के लिए, आयुर्वेदिक दवाओं के लिए, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता के लिए या कपड़ों के लिए। तो ISI मार्क किसके लिए उपयोग होता है? औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता के लिए। ठीक है। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता के लिए। कृषि फसलों के लिए एक मार्क है। कृषि फसलों के लिए क्या है? एक मार्क है। मैं इसके पहले बताई हूँ कल वाले मतलब क्लास में। एक मार्क, एक मार्क। ठीक है। ये है कृषि फसलों के लिए। आयुर्वेदिक दवाओं के लिए अभी इसके पहले ही जस्ट था ICMR, आयुर्वेदिक दवाओं के लिए है ना। इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च ICMR है ये। इसमें क्या है? कहाँ लिखो, लिखने के लिए थोड़ी होती है ना। ICMR ये मेडिकल के लिए है। औद्योगिक उत्पादों के लिए ISI है ना, गुणवत्ता के लिए। और कपड़ों के लिए तो अलग ही होता है, केयर लेबर, केयर लेबल और टैग, NFC ये सब होता है इसके लिए। NFC ये सब इसके टैग होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, FPO किस उत्पाद पर लागू होता है? FPO किस उत्पाद पर लागू होता है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर किस पर लागू होता है? अनाज पर, मांस पर, फल आधारित उत्पादन पर, तो डेयरी पर। तो इसमें पता ही चल रहा है कि फल उत्पादित पर, फल उत्पादित आधारित उत्पाद पर, है ना। अनाज के लिए क्या होता है? अनाज के लिए देखो मैंने पहले ही बताया है, खाद्य चीजें और अनाज से संबंधित जो होती हैं FSSAI। ठीक है। ये होता है। मांस के लिए क्या होता है? मांस के लिए कहाँ बताऊँ यार, मांस के लिए होता है APEDA। ठीक है। ये है, इसका फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अलग कपड़े के टुकड़े से तैयार करके मुख्य कपड़े के ऊपर जोड़ दी जाती है, इसलिए इसे पॉकेट कहते हैं। कौन सा पॉकेट कहते हैं? जो मुख्य मेन कपड़े से दूसरे कपड़े के टुकड़े को जोड़ दिया जाता है, तो उसे कौन सी पॉकेट कहते हैं? पेंच पॉकेट कहते हैं, लिंक पॉकेट कहते हैं, या बेल्ट पॉकेट, या बेल्ट पॉकेट कहते हैं, या फ्लैट पॉकेट कहते हैं। तो कौन सा कहते हैं? पेंच पॉकेट। कौन सा होता है? पेंच पॉकेट। ठीक है। पेंच पॉकेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पोषण विज्ञान के जनक है। भारत के पोषण विज्ञान के जनक है। भारत के भारत के भारत के पोषण विज्ञान के जनक हैं गोपालन, लेवाइजर, स्वामीनाथन, लक्ष्मीकांत। तो भारत के पोषण विज्ञान के जनक कौन है? गोपालन। ठीक है। और विश्व के कौन है? लेवाइजर है ना, एंटोनी लेवाइजर है भारत के तो पोषण विज्ञान। एंटोनी लेवाइजर ने कब किया था? 1770 में। उन्होंने कब किया था? 1770 में। ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? गोपालन को पूरा नाम बता देती हूँ। पूरा नाम है कोलुथुर गोपालन, डॉक्टर कोलुथुर गोपालन। ठीक है। ये इनका पूरा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लट्टू के समान मॉडल किसने दिया? लट्टू के समान मॉडल किसने दिया? रंजीत ने, IP तिवारी ने, फ्रंकई ने, लिंकट ने। तो लट्टू के समान मॉडल किसने दिया है? फ्रंकई ने। फ्रंकई ने। ये कैसा ब्रांड है? फैशन ब्रांड से उत्पादों को बेचने के लिए है।
ड्रॉप मॉडल का उपयोग किया जाता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम की आंदोलनकारी कौन है? सूचना का अधिकार अधिनियम के आंदोलनकारी कौन है? स्वामीनाथन है, अरोड़ा राय है, लक्ष्मीकांत है, उपर्युक्त सभी। तो कौन है इसमें? अरुणा राय, कौन है? अरोड़ा राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन से पोलियो युक्त प्रमाण कब मिला? प्रमाण पत्र मालिक कब मिला? भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन से पोलियो युक्त, कि भारत एक पोलियो युक्त देश है, कब प्रमाण पत्र मिला? 2012 में, 2014 में, 2016 में, 2018 में। तो कब मिला है? 2014 में। 2014 में भारत में अभी भी पोलियो कहीं कहीं, अब तो वैसे बहुत कम हो गया पोलियो अभियान। BOD का पूर्ण रूप है, BOD का पूर्ण रूप है बॉडी ऑक्सीजन डायमंड बायोफिजिकल ऑक्सीजन डायमंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डायमंड बॉडी ऑर्गन डायमंड। तो BOD का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म बताना है। तो फुल फॉर्म क्या है? बॉडी ऑक्सीजन डायमंड, ये होगा सब फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतक जीवी होते हैं, मृतक जीवी होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपर्युक्त सभी। मृतक जीवी मतलब कि जो मरने के बाद जो जीव उनको खाते हैं, अपघटक होते नहीं, अपघटक जो सूक्ष्म जीव खाते हैं वो है अपघटक। चलिए नेक्स्ट, उपार्जित अंगों का विकास सिद्धांत दिया है, उपार्जित अंगों का विकास सिद्धांत किसने दिया है? ये बताना है। तो किसने दिया है? ऑप्शन में है डार्विन, बीजमैन, ह्यूगो बीज, लेमार्क। तो उपार्जित अंगों किसने दिया? लेमार्क ने दिया है ना, लेमार्क ने दिया। जिराफ से इन्होंने किया था उपार्जित अंगों का, वो है ना, जिराफ को उदाहरण दिया था। ब्लड बैंक में रक्त कितने तापमान पर रखा जाता है? ब्लड बैंक में रक्त कितने तापमान पर रखा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो ब्लड बैंक में रक्त कितने तापमान पे रखा जाता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, जस्ता। तो इंसुलिन में कौन सा होता है? जस्ता, जस्ता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, DPT में P संदर्भित करता है, DPT में P संदर्भित करता है डिप्थीरिया, परटूटिस, टिटनिस। इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया, परटूटिस, टिटनिस। ऑप्शन में क्या है? डिप्थीरिया, ये लो ऑप्शन में भी यही दिया, ध्यान दीजिए। ऑप्शन में ए है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनिस या अनुरूप मतलब कि कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा? काली खांसी। परटूटिस का मतलब क्या होता है? काली खांसी, काली खांसी को ही परटूटिस कहते हैं, परटूटिस। ठीक है, चलिए, सेवा के आंदोलनकारी हैं, सेवा के आंदोलनकारी हैं इला भट्ट, अरुणा राय, मेघा पाटेकर या हरमन जैमनर। तो सेवा के कौन है आंदोलनकारी? इला भट्ट, सॉरी इला भट्ट, इला भट्ट। ठीक है, पोस्टर में ABC का क्या मतलब है? पोस्टर में ABC का मतलब क्या है? अटेंशन, ब्रीफ क्लियर, अट्रैक्टिव बैड क्लियर, अट्रैक्टिव ब्रीफ क्लियर, अटेंशन ब्रेन क्लियर। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? अट्रैक्टिव ब्रीफ क्लियर, मतलब आकर्षित करे, और क्लियर बिल्कुल बड़े अक्षरों में क्लियर स्पष्ट समझना है। टिंट कलर, टिंट कलर, टिंट होगा यहाँ पे बिंदी होगा, टिंट होगा, टिंट। टिंट कलर या रंग का मान है, मान है। तो टिंट कलर का मान क्या है बताना है? 3 है, 4 है, 5 है, और नीचे क्या हो? नीचे 6 है, डी नंबर है 6, डी नंबर क्या है? 6। तो इसमें टिंट कलर का मान क्या होगा? मैंने इससे पहले बताया था टिंट और शेड कलर कैसे निकाला जाता है, मान कैसे निकाला जाता है। एक बार मैं फिर बता देती हूँ आज। जैसे इसका मान मैं बता, इसका मान है 6। देखो शेड कलर जैसे 0 है, 0 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10। तो इधर जो 0 है, 0 को तो इधर काला होगा, ठीक है, काला होगा। और इधर जो 10 नंबर है, 10 नंबर पे होगा सफ़ेद, सफ़ेद होगा। ठीक है, और 5 नंबर जो है ह्यू का है, ह्यू कह दो या धूसर कह लो इसको। ठीक है, ह्यू। तो 5 नंबर तो बीच का ह्यू हो गया, धूसर हो गया। ठीक है, ये बीच का हो गया। अब बीच से जो पहले का होगा, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये सब काले में आ रहा है। तो 0 नंबर है बिल्कुल काला, फिर 1 पे हल्का काला, 2 पे थोड़ा सा उससे हल्का काला, 3 पे थोड़ा सा और उससे शेड कलर हल्का काला, मतलब और 4 नंबर पे बिल्कुल हल्का हल्का ब्राउन काला होगा। ठीक है, स्लेटी टाइप में। तो ये काला पे, ये शेड पे आ रहे हैं। ये सारे जो काले की तरफ है ये शेड होंगे। जितना इधर को आता जाएगा उतना शेड पे होता जाएगा। और जितना 6 मतलब 6 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर अगर इधर को जाएगा तो सफेद की तरफ होगा, सफेद को होगा टिंट। इधर की तरफ जाएगा तो टिंट हम बोलेंगे, और इधर जाएगा काले की तरफ तो शेड बोलेंगे। तो इसका मान कैसे निकालना है? तो बीच का हो गया ह्यू,
बीच का तो ह्यू और धूसर है ना। तो इसके पहले का काले में आ रहा है और इसके बाद वाला जो है टिंट में आ रहा है, तो इसका मान कितना होगा टिंट का? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो 6, 7, 8, 9, 10 अगर इनमें से कोई नंबर है और बाकी इसमें पूछा गया मान कितना है, तो इनमें से एक दो नंबर होंगे, या बाकी 3 नंबर दे दिया, 1 नंबर दे दिया मतलब सेट का, तो उसमें पूछ लिया कि उपरयुक्त में से 2 है या 3 है, या ऐसे पूछो उपरयुक्त सभी भी हो सकते हैं, मान लो 3 दे दिया और 1 दे दिया कि इनमें से कोई नहीं, या उपरयुक्त सभी, तो ऐसे भी। तो इनमें 6, 7, 8, 9, 10 ये टिंट आएगा। 10 नंबर बिल्कुल सफेद होगा, जैसे 0 नंबर बिल्कुल काला हो जाता है, 1, 2, 3, 4 ये शेड में हो जाता है, उसी तरह 10 नंबर सफेद हो जाएगा, 6, 7, 8, 9 ये टिंट में हो जाएंगे, उसमें हल्का कुछ मिला रहेगा लेकिन सफेद पे ही रहेगा उसका। ठीक है, अब समझ में आया, समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन होगा, मैं इधर बता देती, ये है 6, वहाँ समझ में नहीं आ रहा था, ये है 6। ठीक है, टिंट का मान 6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से रंग उदासीन है? कौन से रंग उदासीन है? कौन से रंग उदासीन है? नंबर 1 है काला रंग, ये काला है, ठीक है, ये काला है। सफेद रंग, धूसर रंग, तो उदासीन रंग में ये तीनों आते हैं, ऊपर तीनों। ठीक है, उदासीन रंग होते हैं ये, काला, सफेद और धूसर। काला 0, सफेद 10 और धूसर, ये तीनों जो है उदासीन रंग में आते हैं। ह्यू, धूसर या ह्यू रंग का मान है, अब देखिए वैसा ही है जैसे मैंने अभी समझाया था। अब ये आपको बिल्कुल इजी तरीके से आप दे लोगे आंसर इसका। धूसर या ह्यू रंग का मान है 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो धूसर या ह्यू रंग का मान कितना है? 5 है। मैंने बताया था ह्यू धूसर बीच में होता है, उसके पहले का शेड होते हैं काले में और बाद वाले टिंट में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज के बाल संदर्भित करता है, बीज के बाल संदर्भित करता है कोयर, कपास, कापोक, उपर्युक्त सभी। तो बीज के बाल कौन से होते हैं? कपास। कौन से होते हैं? कपास। कहाँ पे? ये है कपास। कोयर, कोयर को आप समझते हैं, तो होता है नारियल का छिलका है, जो कोयर नारियल का छिलका है। ये क्या है? नारियल का छिलका है, जो जटा टाइप में होता नहीं है, वो है छिलका। कोयर नारियल का छिलका होता है, जिससे चटाई है, मैट है, रस्सियां हैं, ये सब चीजें कोयर से बनाई जाती हैं, और गद्दों में भी डालते हैं ऊपर इसके जो है इसकी जटाएं। तो कोयर से होता है। कापोक, कापोक एक वृक्ष है जो बीज के फली से प्राप्त होता है ना, कुशन टाइप में होता है ये, इसके भी तकिए वगैरह, गद्दे वगैरह बनाए जाते हैं, ये है। और कपास बीज का है, बीज के रेशे हैं, बीज के बाल हैं। यूनेस्को का सदस्य देश भारत कब बना? अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का सदस्य देश भारत कब बना? 1947 में, 1946 में, 1945 में, 1949 में। तो यूनेस्को का भारत जो है सदस्य देश कब बना है? 1946 में। चलो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं। मानव के सहज अभिव्यक्ति का नाम है, मानव के सहज अभिव्यक्ति का नाम है, क्या है? ज्ञान है, भाव है, ऊर्जा है, और नीचे क्या है? कला है। तो क्या है? नहीं, कला है। तो मानव के सहज अभिव्यक्ति क्या है? कला है। ठीक है, कला है जो सहज और सरल तरीके से करता है इंसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निवास हेतु एक यंत्र है, निवास हेतु एक यंत्र है, निवास हेतु एक यंत्र है, घर, ऑफिस, रैन बसेरा, कुटिया। तो निवास हेतु क्या है? घर है, घर निवास है। ऑफिस, ऑफिस में काम करते हैं। रैन बसेरा जो जिनके घर नहीं होते वो कुछ दिनों के लिए रैन बसेरा में रहते नहीं है। कुटिया जो साधुओं की होती है वो है। वसा का अवशोषण होता है, वसा का अवशोषण होता है, कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, अमाशय में होता है, यकृत में होता है। तो वसा का अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। और इसका जो है छोटी आंत में किसके द्वारा होता है? ये अग्नाशय की जो है, अग्नाशय की जो छोटी वो क्या कहते हैं, लाइपेज एंजाइम द्वारा इसका मतलब इमल्सिफिकेशन होता है, मतलब कि टुकड़ों में इसको बांट देता है। जो लाइपेज एंजाइम है, अग्नाशय द्वारा जो एक एंजाइम निकलता है, इसका नाम है लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम जो है वसा को कई टुकड़ों में विभक्त कर देता है, तब ये जाके आंत की सतहों में जाके अवशोषित होते हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रऊफ नृत्य कहाँ का है? बढ़िया क्वेश्चन है। रऊफ नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है, लद्दाख का है, जम्मू कश्मीर का है, असम का है। तो रऊफ नृत्य कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, गृह विज्ञान में पीएचडी करने वाली प्रथम महिला है, गृह विज्ञान में पीएचडी करने वाली प्रथम महिला, राम पी देवदास, राजमल पी देवदास, सरोजिनी नायडू, लेडी इरविन या हरलॉक। तो गृह विज्ञान में सबसे पहले पीएचडी किसने किया था? राजमल पी देवदास या सरोजिनी नायडू, लेडी इरविन या हरलॉक। किसने किया था? राजमल पी देवदास, राजमल पी देवदास। लेडी इरविन सबसे पहला विश्वविद्यालय है जो गृह विज्ञान को मान्यता प्राप्त किया। चलिए, जस्ट इन टाइम प्रबंधन में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है? जस्ट इन टाइम प्रबंधन में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है? राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट एक्टिविटी, या डी है उपर्युक्त सभी। तो कौन सा होगा इसमें? उपर्युक्त सभी होगा। ठीक है, उपर्युक्त सभी। देखो
जस्ट इन राइट टाइम, राइट प्रबंधन, जस्ट इन टाइम प्रबंधन। तो इसमें क्या है, राइट एक्टिविटी, जो हमें जिस पे काम करना है, राइट पर्सन, जिस व्यक्ति द्वारा काम करना है, राइट टाइम, सही टाइम पे सही व्यक्ति से सही एक्टिविटी, सही काम करवाना, सही काम करना आया। ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? नंबर 1 है स्टीफन कैरी फ्राउलर, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? ए बी दोनों है, ए बी दोनों है। इसकी थीम क्या थी? बेहतर जीवन एंड बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार, लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार। ठीक है, ये है, बाकी समझ जाना। खाद्य पदार्थों का अधिकार ये है। विश्व के नॉर्मल बोरलॉग थे। जो प्रथम हरित क्रांति के जनक कौन है? प्रथम हरित क्रांति के जनक कौन है? जो विश्व स्तर के है नॉर्मल बोरलॉग। और भारत के कौन है? स्वामीनाथन है। भारत के कौन है? स्वामीनाथन है। भारत को सबसे पहले स्वामीनाथन ने 1987 में जो है विश्व खाद्य मतलब खाद्य पुरस्कार जीता था इन्होंने। ठीक है, स्वामीनाथन ने। चलिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कंट्रास्ट रंग बनते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। कंट्रास्ट रंग बनते हैं, कंट्रास्ट रंग बनते हैं पूरक रंग योजना से, अनुरूप रंग योजना से, एक रंगी रंग योजना से, ये समीप भारतीय रंग योजना द्वारा। तो किसके द्वारा बनता है कंट्रास्ट रंग? कंट्रास्ट आजकल बहुत चली हुई है, कंट्रास्ट साड़ियाँ, कंट्रास्ट सूट, मतलब कि अपोजिट कलर, एक दूसरे का अपोजिट कलर। ठीक, अपोजिट, एक दूसरे के ये सा है। ठीक है, दूसरे के विपरीत, विपरीत रंग योजना, मतलब एक दूसरे के विपरीत रंग को मिलान करके कंट्रास्ट रंग बनाते हैं। जैसे साड़ी होगी ऑरेंज तो उसका ब्लाउज होगा ब्लैक, और या सूट होगा रेड तो उसका दुपट्टा होगा हरा। ऐसे कंट्रास्ट रंग नहीं आ रहते, तो वो एक दूसरे के विपरीत, बिल्कुल ठीक विपरीत रंग योजना बनाई जाती है, इसका कॉम्बिनेशन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और मेरी क्लास कैसी लग रही है आप जरूर बताओ यार, प्लीज। आप बताते नहीं हो, आप लोग बताओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बताओ तो हमें पता चले। और किस टॉपिक पे आप क्वेश्चन चाहते हो वो भी बताओ, तो थोड़ा सा एक मजा आता है क्वेश्चन बनाने में, थोड़ा और दिलचस्पी होती है ना। तो चलिए हमारे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं वो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, सिराओं में किस प्रकार का रुधिर बहता है? सिराओं में किस प्रकार का रुधिर बहता है? देखो सिराओं में किस प्रकार का रुधिर बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है ना। सिराएं अशुद्ध रक्त सिराओं में होता है, और शुद्ध रक्त जो है धमनियां, शुद्ध रक्त धमनियों में होता है, जो हृदय से मतलब वो बाकी के अंगों में, शरीर के बाकी भाग में जो है धमनियां भेजती हैं शुद्ध रक्त को। मतलब ऑक्सीजन युक्त जिसमें रक्त होता है वो धमनियों में होता है, और ऑक्सीजन रहित जो होता है वो सिराओं में होता है। एक तरह से कह लो अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त जो होता है। तो इसमें ये मैंने जो ये लिखा हुआ है ना, ये ऐसे होगा, O2 ऐसे होगा। ये लिखने में थोड़ा सा क्या है ना कि टाइपिंग में हो नहीं पा रहा था, तो ऐसे हो गया, सारे ऐसे होंगे। OCO2 ऐसे होगा, और O2 या C2 ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे होंगे सारे ऑप्शन। एक मिनट मैं बना देती हूँ। O2 रहित मतलब कि एक अशुद्ध रक्त रहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त रहता है, और फिर हृदय में जाता है। बाएं मतलब दाहिने में अशुद्ध होता है, फिर बाएं में जब जाता है तो वो शुद्ध होके सिराओं द्वारा, वो सॉरी धमनियों द्वारा फिर पूरे शरीर में जो है शुद्ध रक्त पूरे शरीर को भेजता है, धमनियां। ठीक है, सिराओं में जो रक्त आता है ना, अशुद्ध रक्त आता है, बॉडी से आता है अशुद्ध रक्त, फिर फेफड़े में छनता है, फिर उसके बाद छनने के बाद जो है वो धमनियों द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन मतलब युक्त फिर भेजा जाता है पूरे शरीर में। ठीक है, तो चलिए आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एग्जाम की तैयारियां आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, होपलेस मत होइए, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि अभी इन्होंने टाल दिया है तो ना हो, क्योंकि अब इसके बाद कोई और एग्जाम आ ही नहीं रही है। पीजीटी, अब अगर पीजीटी हो जाती है अपने निर्धारित डेट पे तो पीजीटी का हो जाएगा फाइनल, फिर उसके बाद टीजीटी का ही रह जाएगा। अब टीजीटी का ही रह जाएगा, कभी भी डेट दे सकते हैं, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है। अभी इन्होंने टाल दिया तो आप मान लो वो कर दो कि चलो पता नहीं होगा ही नहीं, या करवा ही नहीं रही सरकार की, या आयोग को मन ही नहीं है, तो क्या ऐसा कुछ मत सोचना, होगा तो है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, क्योंकि फॉर्म भी निकालेंगे, आ तो रहा है सब कुछ, सूचना तो बहुत आ रही है। देखो जब तक कुछ फाइनल ना हो जाए तो, है कि नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और दुख तो होता है कि एग्जाम देखो आगे बार बार चली जा रही है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है ना। चलिए अब तक के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।